नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और आज भारतीय प्रेस दिवस विश्वविद्यालय ने मनाया है और शहर के वरिष्ठ पत्रकार गणेश पाठक जी को सम्मानित भी किया। और हमारे मुख्य वक्ता जो आज के आए थे भारतीय प्रेस दिवस पर बोलने के लिए दिल्ली से दिलीप चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित हैं और प्रख्यात पत्रकार हैं और लगभग 5 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। सहारा समूह के साथ बहुत लंबा अरसा आप जुड़े रहे हैं। सहारा जिसने वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो दोनों में ही एक मानक गढ़े, भाषा के लिहाज से, वैचारिक दृष्टि के लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन पत्रकारिता की है, एक बहुत ही संतुलित और सहज पत्रकारिता, उसके आप पुरोधा रहे हैं। हस्तक्षेप जैसा अगर आपने परिशिष्ट देखा होगा सहारा समय में, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था और जिसने एक बहुत बड़ी पत्रकारिता की पीढ़ी को तैयार किया है, उस सबके योजनाओं में उसको बनाने में आप रहे हैं। दिलीप चौबे जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपका जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप विश्वविद्यालय में हैं हमारे। नहीं, ये हमें भी बहुत ये गर्व की बात है कि हम आए हैं यहाँ और हमें इतना मतलब आदर सम्मान किया जा रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। जी जी। और प्रिंट हम मीडिया की चुनौतियों पर आज बात हुई और जी आपने लगातार इतिहास भी पूरा रखा। जी प्रिंट मीडिया के स्वर्णिम दौर को आप कौन सा कालक्रम मानते हैं और क्या गुण और क्या खासियतें थी उस दौर की? अब बात हम करें तो ये जब अ, तकनीकी का जब विकास नहीं हुआ था उसके पहले का जो दौर था, खासकर वो जब स्वतंत्रता संघर्ष का जो दौर था, उससे लेके कम से कम 70 का जो दशक रहा है, वो दशक को मैं मानता हूँ कि ये पत्रकारिता का स्वर्णिम दौर रहा है। क्योंकि उस समय पत्रकारिता में आदर्श स्थापित थे, आदर्श के मूल्य थे और पत्रकारिता उसमें एक मिशन के रूप में था। एक मिशन था और मिशन में जो पत्रकार आते थे एक जज्बे के साथ आते। उनका उद्देश्य क्या था कि हमें आज़ादी प्राप्त करनी है और इसके लिए जन जन तक जो आज़ादी के जो विचार हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के जो विचार हैं, उन विचारों को, उन नियमों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना। और इसमें एक अंत तक या बहुत हद तक पत्रकार और पत्रकारिता सफल भी रही है। जी। और वो इसलिए भी स्वर्णिम दौर था कि जैसे महात्मा गांधी जैसे जो बड़े नेता थे आज़ादी के दौर के, उनको भी ज़रूरत पड़ी कि वो अखबार निकाले। उन्होंने 3-3 अखबारों का प्रकाशन संपादन किया जो काफ़ी चर्चित हुए, जिसमें हरिजन है, यंग इंडिया है, नवजीवन है, फिर मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने भी अखबार का संपादन प्रकाशन किया। बाल गंगाधर तिलक आज़ादी के गांधी के आने के पहले जो गरम दल के जो नेता थे, उन्होंने भी केसरी नामक अखबार निकाला। और राजनीति में जो उनका जो ज्ञान ये भी रहा कि उन्होंने गणेश पूजा की जो स्थापना की महाराष्ट्र में, उस पूजा को, सबसे बड़ी बात है कि पूजा यानी धर्म, धर्म को उन्होंने जनता के साथ जोड़ा। अच्छा। हाँ, वो जो धर्म के साथ जनता आसानी से जुड़ जाती है। क्योंकि आप देखिए, आपने देखा होगा कि हरिद्वार में भी कुंभ होता है या इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ होता है। बंगाल में दुर्गा पूजा है। तो कुंभ का जो निमंत्रण वो सरकार के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा किसी नागरिक को मिलता नहीं है, वो अपने आते हैं और इतनी भारी तादाद में आते हैं। तो उसका महत्व तो बाल गंगाधर तिलक ने समझा। अच्छा। और उन्होंने गणेश पूजा को जोड़ा। इसलिए आज महाराष्ट्र में आप देखती हैं कि वो घर घर तक महाराष्ट्र में गणनायक गणेश जी की पूजा होती जी, है। जैसे आपने अपने वक्तव्य में बताया कि आज़ादी भी साथ साथ मिली और उसी समय अखबार भी पनपे, उभरे। जी जी तो वो दौर था अखबारों के लिए, समाज सुधारक भी पत्रकार थे, अखबार निकाला करते थे। जी तो आज़ादी लेना पहला उनका मकसद था। जी लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो अब इस देश को कौन सी दिशा दी जाए, कैसे हम इस देश को दिशा दें, ये काम अखबारों ने लगातार किया होगा। नहीं, ये अखबारों का भी योगदान है। लेकिन जैसे मैंने अपनी बात में उस समय भी जो बात रखी है कि जो चुनौतियां हमारे सामने है और अखबारों की चुनौती, जब अखबारों में तकनीक के दोनों पक्ष हैं। हाँ, उसमें कुछ अच्छे पक्ष भी हैं कि काम करने का सुगम हुआ, चीज़ों का अखबारों का संप्रेषण या जो संकलन आसान हुआ। लेकिन जब पत्रकारिता मिशन से व्यावसायिक बनी, जब बड़े बड़े घराने आ गए, बड़ी बड़ी मशीनें लगने लगी, तो अखबार को सर्वाइवल करना या सर्वाइव तक पहुंचाना, मतलब उनकी जो
चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, जो धन चाहिए, इसकी जब कमी पड़ी तो बड़े बड़े घराने आए, बड़े बड़े मशीन लगे, तो उसका स्वरूप बदला पूरा। और जब स्वरूप बदला तो मैंने अपनी जिक्र किया था कि बड़े घराने आए हैं तो विज्ञापन, विज्ञापन के सहारे अखबार चलते हैं। तो जिसके सहारे अखबार चलता है उसके हितों की रक्षा करना भी उनका एक किसी न किसी रूप से धर्म बन ही जाता है। वो नहीं करेंगे तो खुद भी नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर जो जनहित है जिसके लिए अखबार निकाला जाता है उसके साथ समझौता हुआ है, तो असंतुलन भी पैदा हुआ है। जी, क्योंकि इसलिए जो ये विज्ञापन का जो उपभोक्ता था वो आम आदमी इसके बजाय मध्यम वर्ग ज्यादा था, तो जी मध्यम वर्ग के समाचारों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। जी मध्यम वर्ग ही नहीं, मतलब कोई भी अखबार में, जैसे मान लीजिए कि कोई विज्ञापन दाता है, तो आजकल तो विज्ञापन दाताओं में देखिए पहले तो जो लोग जो पूंजी निवेश करते थे वो आज़ादी के लड़ाई में भी उनकी भागीदारी थी। हाँ, वो कहीं ना कहीं से उनको फंडिंग करते थे। महात्मा गांधी बिरला जी के आवास में रहते थे, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। व्यवस्था उन्होंने की थी। बिल्कुल। तो बिरला जी का जब अखबार था तो वो अखबार पैसे के बारे में नहीं सोचता था कि उनका उद्देश्य था आज़ादी। अब वही अखबार है, लेकिन वो पैसे के बारे में सोचते हैं कि जो हम पैसा लगा रहे हैं उसका हम मुनाफा कमाएं। मतलब जो मिशन था और वो मुनाफा में बदल गया। तो जब मुनाफा में बदला तो अब मान लीजिए कि बिरला जी का अखबार है या बिरला जी की कोई कंपनी चल रही है या किसी की कोई कंपनी चल रही है, उसमें अगर काम करने वालों का उत्पीड़न हो रहा है तो वो समाचार हम कैसे छापेंगे? तो उनके साथ हम कहीं ना कहीं से हम समझौता कर रहे हैं, एक असंतुलन पैदा हुआ है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। अगर हम पत्रकारिता के मुनाफे के दौर की शुरुआत की बात करें तो क्या यहाँ से शुरू होता है कि जो अखबारों के जो बहुसंस्करण निकलने लगे, जी एक पीक दौर आया कि अखबार गंगावार अलग है, गंगा पार अलग है, हमारे जी जी उत्तराखंड में जी पिथौरागढ़ की खबर अल्मोड़ा वाले नहीं पढ़ पाते हैं, जी अल्मोड़ा जी वाले हल्द्वानी की खबर नहीं पढ़ते, तो जी एक तरह से विखंडन की संस्कृति जी अखबारों ने जी की। जी तो क्या उसे हम कहेंगे कि एक पीक दौर था कि हमें ग्राम प्रधान की जेब से भी ऐड चाहिए जी और हमें एक बड़े उद्योगपति का ऐड भी चाहिए, किसी का ऐड छूटना नहीं चाहिए। जी जी हाँ, वो एक एक प्रयोग किया था अखबार वालों ने। उनका एक प्रयोग था कि हम अपने अखबार का बहुसंस्करण निकालें ताकि हम जन जन तक पहुँचें। तो मैं कह सकता हूँ कि एक प्रयोग था। हालांकि वो प्रयोग बहुत, हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत असफल हुआ है, क्योंकि आज भी बहुत सारे अखबार हैं जिनके बहुत संस्करण निकल रहे हैं। आप जागरण को देखिए, बिल्कुल। जागरण पूरे देश में हर जगह से निकलता उसका है, फायदा ये है कि आम जन उसमें आ पाता है। आ पाता है। और जो अखबारों का फोकस, अगर कहते हैं ना वो सिटी सेंट्रिक, जो केंद्र, जो शहर है उसको केंद्र बना के अखबार को निकाला ताकि सबकी खबरें उसमें आए। तो बिल्कुल। इसलिए अखबारों के पन्ने भी अलग अलग हो गए, बिल्कुल। छोटे छोटे जगहों को स्पेस मिल रहा है। बिल्कुल सर, सहारा में आपका जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीता है। थोड़ा सा बताएं सहारा के बारे में। मैं भी सहारा से जुड़ी रही हूँ तो मेरा भी एक लगाव है। सहारा प्रणाम करके हम लोग दिल में हाथ रख के बोला करते थे, तो एक अच्छा भारतीयता की फील भी आता था और अच्छी खबरें लिखना भी सहारा ने सिखाया। आपका जुड़ना कब से हुआ सहारा से? मैं सहारा में शुरुआत जब शुरू हुआ तब से मैं सहारा में जुड़ गया। हम कब की उस बात? ये 91 की बात है। अच्छा। उस समय कमलेश्वर जी आए थे अच्छा। सहारा के संपादक बन के। अच्छा। लेकिन कुछ बातें हुई बाद में, तो उनको देखकर ही हम लोग आए थे। हम थे जो एक देश के बहुत ही विख्यात कथाकार हैं विभांशु दिव्याल। हाँ, वो सारे लोग, हम लोग उनको देख कर आए कि कमलेश्वर जी आए हैं, तो उनके कहने पे हम लोग आए। लेकिन कुछ दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि कुछ बातें उनके साथ ऐसी हुई कि वो बीच में ही छोड़ के चले गए, अखबार नहीं निकला। अच्छा। फिर हम लोग काम करने लगे। तो वो उन्होंने जो हमारे अखबार के जो स्वामी मालिक थे सुब्रत राय सहारा श्री जी, वो एक नए नए प्रयोग किया उन्होंने अखबारों में, और वो सारे अखबार में जो भी प्रयोग किया वो बहुत सफल हुए। कि सबसे पहले सहारा अखबार है जो 4 पेज रंगीन कलर हर दिन देना शुरू किया। पहले के जो अखबार थे, बाकी जितने अखबार थे वो सप्ताह में एक बार देते थे। सहारा ने 7 दिन अखबार 4 पेज कलर उमंग के नाम से। तो ये सब लोगों को हथप्रम में डाल दिया। सोच रहे थे लोग कि ये कैसे करेंगे, कितना दिन करेंगे, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन वो मैंने बहुत दिनों तक, लंबा समय तक चला। और सबसे जो उसका अभिनव जो प्रयोग था वो हस्तक्षेप। वो 4 पन्ना का परिशिष्ट था, एक ही विषय पे केंद्रित था। और जो समसामयिक विषय होते थे
राष्ट्र के जो ज्वलंत मुद्दे थे, उन मुद्दों को हम लोग उठाते थे और उसमें विभिन्न विचारों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाते थे। ये बड़ी चुनौती थी। और उसमें मेहनत ये पड़ती थी कि हम लोग शुरुआत में या बाद के दिनों तक कि विषय का चयन बड़ा महत्वपूर्ण होता था कि कौन सा ये विषय है इस बार जो हम लोग ये मुद्दा माने, क्योंकि मुद्दे तो बहुत होते हैं। उस मुद्दे में वो कौन सा मुद्दा हो जो 4 पेज डिजर्व करता है, ये बड़ी बात थी। ऐसा मुद्दा हो जो 4 पेज डिजर्व करता हो। क्या बात है। तो पहले हमें 2-3 दिन तो लग जाता था, कई बार तो मुद्दे मिल जाते थे, कई बार मुद्दा नहीं मिलता था। तो हम लोग रात रात भर हम लोग को नींद नहीं आती थी, प्रकाशन भी करना है। तो हमारे एक आध साथी है, उनको तो बड़े अनिद्रा की बीमारी हो गई थी। हाँ, उनको सच में बता रहा हूँ कि उनको नींद की गोली लेनी पड़ती थी, क्योंकि प्रकाशन भी करना है। और फिर हम लोग उसमें लगते थे, तो ये देखते थे उस मुद्दा का जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वो कौन है। फिर उसे खोजा जाता था, उसको ढूंढा जाता था, फिर उससे उसको आमंत्रित किया जाता लिखने के लिए, चाहे वो अंग्रेजी का विद्वान हो चाहे हिंदी का। अगर वो लिखने में अपनी मजबूरी दिखाता था कि समय नहीं है, तो हम लोग मजबूर करते कि हमसे बातचीत कर लीजिए, उसको रिकॉर्ड करके। हाँ, फिर रिकॉर्ड करके हम लोग टाइप कर लेते बनाते थे। तो शुरू में तकलीफ या परेशानी इसलिए होती थी, नया नया ग्रुप था, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट सबसे बात नहीं करते हैं और फिर उनको लगता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसको ये लोग कैसे ले आके छापेंगे, वो उनके सामने उनको डर लगता था। फिर जब छपने लगा और हम लोगों ने बहुत बढ़िया से छापा, तो धीरे धीरे वो इतना पॉपुलर वो साप्ताहिक कि मैंने हिंदी पत्रकारिता का वो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित के रूप में वो माना गया और वो सब लोगों ने संग्रह किया, पढ़ा, उसकी मैंने आज तक लोग जो है दीवाने हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में एक कट्टा है छोटा सा, उसमें वो सारे हस्तक्षेप और वो सब भरे पड़े हैं। जी जी, तो हस्बैंड कई बार बोलते हैं कि अब ये सफा क्या करें इनका, तो उनको फेंकने जैसी लगती ही नहीं है। लगती नहीं है। हर अंक ऐसा लगता है कि कितना मतलब जी, समृद्ध है, कितना चीजें हैं अच्छा, उसमें। उसमें सबसे बड़ी बात थी ना, उस समय तो कंप्यूटर का आगमन नहीं हुआ था। हाँ, तो उसमें हमारे जो सहारा श्री जी थी, वो ऐसे थे, वो कहते थे कि किसी बात को किसी बात को छापने से पहले मतलब उसको उसकी प्रामाणिक तथ्य भी दीजिए उसके साथ। तो प्रामाणिक तथ्य जुटाना, आंकड़े, वो आंकड़े ग्राफिक्स पे बहुत जोर देते थे, आंकड़ों में बात करिए। तो आजकल तो बहुत है, गूगल में कोई आंकड़े मिल जाएंगे, उससे मिलता नहीं था। तो हम लोग मंत्रालय भटकते थे। ये कितनी चुनौती थी, एक्सपर्ट पता करना, मंत्रालय जाना, डाटा लाना, उनसे बात करना। 4-5 लोगों की टीम थी, फिर उसको लाते थे हम लोग, फिर लाके ऑफिस में उसको हम लोग अपने हिसाब से उसको वो करते थे, फिर बनाते थे, फिर कैसे कैसे ताकि वो काम होता था। अब तो बड़ा आसान हो गया है, बहुत चुनौती थी। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से अखबार खड़ा किया। जैसे नामवर जी थे, बाद में सहारा के वो बने थे, संपादकीय सलाहकार भी बन के आए, संपादक बन के आए थे। जब उनसे हम लोग पहली बार गए तो वो डर रहे थे, वो सबको इंटरव्यू देते नहीं है, क्योंकि तुम लोग पता नहीं क्या करोगे हमारे इंटरव्यू का। तो उनसे पुराना परिचय था, वो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। अच्छा, तो वहाँ वो पढ़ाए थे। अच्छा, और बनारस के थे भी वो। तो उनसे एक आत्मीयता पहले से थी, तो पता नहीं, मैं तो इस बारे में मैं बहुत हूँ। तो उनको विश्वास दिलाया गया, जब उनको छापा गया तो फ़ोन करके बधाई, अरे बहुत अच्छा, आप लोग जब मर्जी तब आ जाओ बात करने के लिए। अच्छा। तो बहुत लोगों का हम लोगों ने बड़ा मेहनत किया। बिल्कुल, तो वो मेहनत दिखती भी थी। हाँ, एक अखबारों में शोध की परंपरा को एक तरह से आपने खड़ा किया जी उसके जी बहाने। जी। सर, थोड़ा सा अपना बचपन, अपने जीवन के बारे में बताएं कि कैसे पत्रकारिता में आना हुआ, कब से आप आए। देखिए, जब मैं बनारस हिंदू में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मेरे एक दो साथी थे जो अ, पढ़ाई के साथ साथ बनारस के अखबारों में लिखा करते थे और वो थोड़ा वो खोजी पत्रकारिता भी अच्छा, करते थे वो। तो उनके साथ वो काफ़ी हमारी निकटता थी, साथ हम कलीग मैंने एक साथ बैचमेट थे। तो उनसे मुझे बैठ के अच्छा लगता था सुनना उनना। तो वो तो रिसर्च अपना पूरा किए नहीं, वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आके उन्होंने यूएनआई में वो एज ए रिपोर्टर ज्वाइन कर लिया। अच्छा। मैं भी दिल्ली आ गया, तो हमारे जो पढ़ाई क्या पत्रकारिता की थी पेशेवर या? नहीं, हाँ। मैं नहीं किया था। तो आपने मैं एमए किस में है पहले? मैं पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा। तो मैं फिर यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं ये प्रवक्ता वहाँ
नियुक्त हो गया कुछ दिन मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। हम्म। कुछ दिन पढ़ाया लिखाया तो पढ़ा और मैंने पढ़ाया। फिर पता नहीं क्यों मुझे उससे लग रहा था कि क्या है वो एक ही चीज़ लो उसको पढ़ाओ और चले आओ घर में, और मज़ा नहीं आ रहा था और इन लोगों के साथ साथ संगत भी थी, तो फिर हमने वो छोड़ दी। छोड़ने के बाद हम अब बिना नौ बेरोज़गार हो गए। तो बेरोज़गार हो गए तो फिर हमने फ्रीलांसिंग की। फिर मैं सबके लिए फ्रीलांसिंग किया, सब में लिखा, अखबारों में लिखा, पीटीआई में लिखा, भाषा में, मैंने बहुत पत्रकारिता खूब अच्छा। अच्छी तरह से किया मैं। किस दशक की बात होगी ये? ये 90 की नहीं 80 के दशक की बात 80 के है। दशक की, 80 की अच्छा, दशक की बात अच्छा, है। फिर पांजन में, हालांकि मेरे वो विचारों से थोड़ा अलग था, अच्छा, लेकिन अब रोजगार भी चाहिए था। अच्छा, हाँ, और पैसा ठीक दे रहे थे तो हाँ, तो मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, मैं वहाँ काम किया। कितने साल रहे आप पांजिम मैं में? वहाँ 3 साल करीब काम अच्छा, किया। अच्छा, फिर सहारा का वो आया, हम्म, तो फिर हमने सहारा ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो ज्वाइन कर लिया तो फिर मैं अभी लंबी पारी साल लंबी में? क्या, मैं रिटायरमेंट के 12 साल तक मैं काम किया, मुझे एक्सटेंशन मिलता रहा। ओह, अच्छा, वो सहारा के जो मैनेजमेंट है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं एकमात्र ऐसा हूँ, और दिव्याल जी, हमारे विवांशु दिव्याल, अच्छा, हालांकि वो तो पत्रकारिता से अलग हो गए थे, वो सहारा से की टीम में चले गए थे, लेकिन मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो रिटायरमेंट के 12 साल 13 साल तक लगातार एक्सटेंशन मुझे काम मिलता करते गया। रहे। हाँ, और लोगों का विश्वास इतना मेरा बना रहा है। जी सर, अभी फ्रीलांसिंग लिखना पढ़ना होते रहता है? मैं कॉलम एक लिखता था वैश्विकी अच्छा, अपने वाह, अखबार में, वाह, वो लगातार मैं लिखता रहा। फिर वो अखबार अपना मई के बाद मैंने छोड़ दिया, अच्छा, और अभी मैं कुछ पुस्तक के बारे में सोच रहा हूँ। लिखने की, हाँ, तो इसलिए मैं पुराने भी, दिनों को पूरा लिखा जोखा हाँ, उनका। मैं हालांकि मेरा काम नेपाल पे है, हाँ, मेरी पीएचडी नेपाल पे है, अच्छा, तो नेपाल की बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में है। हम्म, फिर जो अपना कॉलम में लिखा हूँ इसको भी चाहता हूँ कि उसको एक जगह कहीं संग्रह किया किताबों के जाए, रूप में प्रकाशित तो हो। इसलिए मैं भी कुछ घरेलू भी काम थे। अच्छा सर, कितने साल चला वैश्विकी कॉलम? वैश्विकी मैं करीब करीब 4-5 साल? नहीं ज़्यादा चला है। अच्छा, अच्छा, 5 10 12 साल तो चला ही, अच्छा, अच्छा, 12 तो साल काफी चला। संग्रह और लेखन का हाँ, होगा। मेरे फेसबुक पे है। अच्छा, मैं, आप अगर मेरा फेसबुक सर्च करेंगी, जरूर मैं ढूंढूंगी, हाँ, हाँ, तो मेरे नाम से आप फ़ोन नंबर आप लीजिएगा तो बिल्कुल, उसमें आपको वैश्विकी के नाम बिल्कुल, से हर बिल्कुल, सप्ताह में डालता तो मिल जाएगा। बिल्कुल। सर, प्रिंट मीडिया के उस इतिहास को भी दर्ज करिएगा जो आपने देखा, आंखों देखी, हाँ कैसे कैसे दौर बदले, ताकि हम अगली पीढ़ी के लिए वो एटलीस्ट एक मिसाल बने जी, कि ठीक है। ऐसा भी एक दौर था। नहीं नहीं, मैं जी, आपकी बात का सम्मान जी, करूँगा, जी, मैं वक्त करूँगा। की आज कमी है और हम नहीं तो और बहुत सारी लंबी बातें करते। चलते चलते युवाओं के लिए क्या संदेश आप देंगे? हमारे साथ कैमरा में जो जुड़े हैं हर्षित जोशी, हर्षित भी प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, इस पीढ़ी के लोगों के लिए आपका संदेश क्या होगा? नहीं, ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी चूंकि आजकल इसको जेन जे कहा जा रहा है ना, जो 97 जेन जी, के हाँ, बाद, हाँ, तो ये पीढ़ी बहुत टैलेंटेड है और बहुत ही मीडिया, ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, क्योंकि मोबाइल से ही ये देख के उसी से पैदा हुए हैं, देखते देखते टैलेंटेड भी हैं। और हमारे समय के जो युवा थे वो थोड़ा दबू भी थे। वो अपने सीनियर से बात करने में थोड़ा उनको, जिसको हम कहते हैं ना कि ज़्यादा मैनर्स और एटिकेट्स वाले थे, दबना। आज का युवा पीढ़ी बड़ा आक्रामक है, बड़ा, हाँ, फ्रेंडली भी, आक्रामक भी है। वो अपनी बात बहुत दमदारी से रखता है, ये मुझे अच्छा लगता है। क्या बात वो है, अंदर नहीं रखता है, दमदारी से अपनी बात रखेगा। क्या बात है। तो तो हालांकि, इतनी ही दमदारी से सवाल भी अगर पूछे हाँ, पत्रकारिता ये में, बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इतनी ही दमदारी से आंख में आंख मिला के, लेकिन वो बात कौन करेगा? जो ईमानदार होगा, वरना जो ईमानदार नहीं होगा कैसे आंख में आंख मिलाएगा? तो ये आज की युवा पीढ़ी बहुत टैलेंटेड है और ये युवा पीढ़ी बहुत आगे जाएगी और अच्छा करेगी, मेरा इतना भरोसा है। जी, जी सर, इतना वक्त दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि लगातार हेलो हल्द्वानी के साथ आप बने रहेंगे। जी जी, दिल्ली से भी कभी कुछ यादें रिकॉर्ड करके आप भेज पाएंगे तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल, आप संपर्क में रहिएगा। जी, बहुत बहुत आभार और नमस्कार जी, आपके जी, श्रोताओं को। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को आपने सुना, इतनी सारी बातचीत प्रिंट मीडिया के दौर की, सहारा समय की, दिलीप चौबे जी से आपने सुनी। तो दिलीप चौबे जी के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।